साथियों, आज हम अम्बेडकरी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ श्री सदानंद फुलझले जी के साथ में बात कर रहे हैं। और फुलझले साहब 1956 में नागपुर के डिप्टी मेयर थे और दीक्षा भूमि के कार्यक्रम के एक सबसे प्रमुख योद्धा। आज हम इस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया तो चर्चा करेंगे ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पता चल सके कि अम्बेडकरवादी आंदोलन के लोगों ने किस तरह से इस आंदोलन के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो जय भीम साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1952 में आप यहाँ के मेयर बना, डिप्टी कॉर्पोरेटर बना 52 में जी, 56 में डिप्टी मेयर बना, 56 में डिप्टी मेयर आप बने और आप चुनाव एक वोट से जीते थे। एक वोट से 52 में जीता, 52 में जीते थे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि उस दौरान जो है आपने आरपीआई के टिकट पे चुनाव लड़ा था या? हाँ, आरपीआई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जी, उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, तो उसके टिकट पे आप चुनाव जीते। हाँ। और फिर मेयर आप सर्वसम्मति से बने, डिप्टी मेयर? डिप्टी मेयर सर्वसम्मति से। अच्छा, सारे लोगों ने मिलकर के आपको चुना 56 में। तो ये दीक्षा आप बाबा साहब के संपर्क में कैसे आए, कब आए? जब मैं डिप्टी मेयर था उस वक्त में ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ और उस वक्त में ये नागपुर शहर बॉम्बे में मिल गया था महाराष्ट्र। तो हम लोग गोविंद वल्लभ पंत से मिलकर के नागपुर कैपिटल रिकॉर्ड बोलने के लिए गए थे वहाँ डेपुटेशन कॉर्पोरेशन का। तो वहाँ मैं दिल्ली में रुका था, हमारे यहाँ के जो सांसद थे ताहिर अली जी, उनके फ्लैट पे रुका था सबम कॉर्पोरेशन के लोग। उसी वक्त बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा लेना है, इसलिए पंडित रेवाराम कवाड़े और गोडबोले इनको पत्र लिखा था कि आप मिलने के लिए आओ। तो उसी वक्त वो मिलने के लिए गए थे। बाबा साहब ने पूछा उनको कि ये सब व्यवस्था होंगी क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा, सब व्यवस्था होंगी, कोई अड़चन नहीं जाएंगी, क्योंकि अपना ही लड़का डिप्टी में रही कॉर्पोरेशन में, इसलिए कोई अड़चन नहीं जाएगी। और उनको ये मालूम था कि मैं वहाँ दिल्ली में हूँ और ये भी बताया उन्होंने कि वो लड़का दिल्ली में ही है। तो बाबा साहब ने बोला उसको मिलने को बोलो। तो मैं दूसरे दिन शाम को हमारे यहाँ के आरजी मून करके एक ऑल इंडिया रेडियो में सेक्शन ऑफिसर थे, उनका हमेशा बाबा साहब की तरफ आना जाना था। उनके साथ में मैं 26 हरीपुर रोड वहाँ शाम को पहुँचे हम लोग बैठे। कुछ देर के बाद नानक चंद रज्जू के कंधे पे हाथ रख के हाथ में लकड़ी लेकर के बाबा साहब आकर के बैठे वरांडे में आराम कुर्सी के ऊपर। उन्होंने कहा, अरे पोरिया, ये रेवाराम कवाड़े गोडबोले आए थे जी, उन्होंने 14 अक्टूबर की तारीख लिया है, कार्यक्रम की व्यवस्था होगी क्या? आओ बाबा, बस इतना ही बोला मैंने। और उस वक्त से बाबा साहब ने ये जिम्मेदारी मेरे पे कार्यक्रम की व्यवस्था की सौंप दी। वहाँ से आने के बाद में हम बाबा साहब धम्म दीक्षा के लिए जगह का चुनाव करने के लिए निकले। वामन राव गोडबोले, कवाड़े गुरु जी और कुछ कार्यकर्ता चलते चलते हमको दीक्षा भूमि की जगह ये देखी, बहुत पसंद पड़ी हमको जी, क्योंकि इतना स्लोप था उसके ऊपर में कि बारिश भी आ जाए तो 2 घंटे में पानी निकल जाएगा। इस प्रकार
दीक्षा भूमि के जगह का चयन हो गया और बाबा साहब के पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था भी हो गई। सब जिम्मेदारियाँ बोले नहीं, बाहर की जितने भी काम थे वो मेरे पे सौंप दिए थे। जी। बाबा साहब ने धम्म दीक्षा के कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई और वो बड़े आसानी से निकल गई। तो उस समय कितने लाख लोगों ने धम्मों में शिक्षा ग्रहण की होगी? पहले तो बाबा साहब ने चंद्रमणि गुरु जी के हस्ते दीक्षा ली जी। वो स्टेज पर आते बराबर उन्होंने पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने अपना माथा टेका और जो माथा टेका तो इतने भावना वही छू गई थे कि 2 मिनट तक उन्होंने सर उठाए नहीं। वास्तविक चंद्रमणि ने उनको पंचशत और श्री शरण की दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद में बाबा साहब खड़े हो गए और लोगों को कहा, मैं अभी बुद्ध हो गया हूँ, आपको जिनको भी मेरे साथ में दीक्षा लेना है वो खड़े हो जाए। पूरे 5 लाख लोग जो जमा थे वो खड़े हो गए और उनको बाबा साहब ने श्री चंद पंचशील का पठन किया और दीक्षा दी। उसके बाद में 22 प्रतिज्ञा का पठन किया। दूसरे दिन बाबा साहब ने जितने भी लोगों ने प्रश्न उठाए थे उनका जवाब देने के लिए करीबन 2-2.25 घंटा भाषण किया और सबके जवाब दिए। 2 दिन लोग वहाँ रहे, 14 और 15 तारीख को। 2 दिन लोग वहीं रहे। दूसरे दिन भी उतनी भीड़ हो गई सर तरह बाबा साहब के धम्म दीक्षा के कार्यक्रम का योग मुझको मिला। धन्यवाद। इसके बाद आप लोग चंद्रपुर गए? बाबा साहब गए, मैं नहीं गया। दूसरे दिन हमारी कॉरपोरेशन की तरफ से उनको मान पत्र दिया गया शाम को और बाद में रात को बाबा साहब चंद्रपुर गए। क्या उस वक्त जब धम्म शिक्षा या धम्म में बाबा साहब आ रहे थे कुछ विरोध लोगों ने किया क्या उनका? नहीं, लोगों की इच्छा थी कि बाबा साहब धम्म दीक्षा न ले, हिंदू धर्म में भी रहे, इसलिए अलग अलग पेपर में न्यूज आई। बाबा साहब ने उनका सबका जवाब दिया दूसरे दिन। तो बाबा साहब का जो अक्टूबर में उन्होंने धम्म शिक्षा ली और दिसंबर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया, क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी जो उनके महापरिनिर्वाण हो गया तो इससे बुद्धिज्म को जो है बहुत असर पड़ा भारत के अंदर आंदोलन को बढ़ाने? बाबा साहब की इच्छा थी यदि बाबा साहब कुछ दिन बचते 1-2 साल तो शायद आज की परिस्थिति है वो परिस्थिति नहीं थी, वो बहुत बदल हो जाता उसमें। जो पूरा उनकी जाने के बाद जो उन्होंने खड़ा किया था खासकर रिपब्लिकन पार्टी या जो भी आंदोलन, ये आंदोलन में इतना बिखराव क्यों आया? कुर्सी, सबको लालच थी कुर्सी की और इसलिए एक दूसरे के खिलाफ में मतभेद शुरू हो गए। पहले तो बाबा साहब जाने के बाद में दूसरे साल 57 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उस वक्त हमारे यहाँ के जो नेता थे आवड़े बाबू, वो चाहते कि वो पार्टी का सेक्रेटरी बने, लेकिन दादा साहब गायकवाड़ और बाकी लोगों की इच्छा थी कि बाबा साहब ने अपने हयात में ही बैरिस्टर खोखलागढ़े पार्टी का सेक्रेटरी बनाया था तो उन्हीं को कंटिन्यू करे, लेकिन उनको आवड़े बाबू को ये पसंद नहीं था और उन्होंने फिर दूसरे साल ऐसा तय हुआ था कि 1 साल सभासद नोटनी करें और इलेक्शन करें, लेकिन हो नहीं। इसलिए दूसरे साल इन्होंने आवड़े बाबू बीसी कामड़े वगैरह ने ये दूसरी पार्टी निकाली, पार्टी, और वो अपना काम चालू कर।
तो ये लोग कहते हैं कि गायकवाड़ साहब जो है वो धम्म शिक्षा नहीं लेना चाहते थे, उसका विरोध कर रहे थे। नहीं, वो क्या विरोध करने वाले हैं। वो तो कह रहे थे कि बाबा साहब ने जब धम्म परिवर्तन की बात करी तो गायकवाड़ साहब ने उसका विरोध किया। ये सही बात है क्या? नहीं, आपको क्या लगता है कि बाबा साहब ने जो रास्ता चुना वो सही था या जो? बिल्कुल सही था। तो आपने उसके बाद कोई राजनीति में, जैसे आप मेयर के बाद आपने कभी चुनाव वगैरह लड़ा पार्टी के? पार्टी में मैं पहले नागपुर का अध्यक्ष था, बाद में प्रदेश का सेक्रेटरी बना, जी। बाद में ऑल इंडिया में सेक्रेटरी बना। ये राजनीति में चलते रहा। आरएसएस के लोग भी कहीं ना कहीं घुस रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं जय भीम, तो आपको कैसा लगता है इस? अब तो पार्टी में कुछ रहा ही नहीं। जी जी जी। पार्टी जब नजदीक के पास खत्म ही होते आ गई, सिर्फ आठवले है थोड़ा सा, जी। वो भी उसने भी बीजेपी का साथ पकड़ लिया। अब लोगों को पहले जो बीजेपी का ये लगता था, अब वो उनके मन में से वो हट गया है। लोग भी बीजेपी के पीछे जाने लग गए। तो ये गलत नहीं है, सही है गलत है आपका? अब क्या करेंगे, परिस्थिति वैसी है। कोई है ही नहीं दूसरा पार्टी में कोई पार्टी को संभाले। बैरिस्टर को रगड़े जाने के बाद में यहाँ के नेतृत्व ही खत्म हो गया। तो जो पूरा जो बहुजन समाज के साथ एक हम बात कर रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी सब साथ जुड़ के चलेगा, वो नहीं होगा। वो जो रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से स्थापन की थी, वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ। बाबा साहब चाहते थे कि रिपब्लिकन पार्टी में सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं जी। तो सभी लोग शामिल। बिल्कुल। बाबा साहब गए और वो सब खत्म हो। क्योंकि क्यों लगता है, क्योंकि कई बार ये बात बार बार आती है कि बाबा साहब ने जो भी कार्य किए वो कभी जातिगत नहीं थे। रिपब्लिकन पार्टी बनी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनी, उसके बाद लेबर पार्टी बनी, कहीं पर भी उसमें जो है जातिगत कोई भावना नहीं थी। और वो अंतिम दिनों में लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा जानते होंगे शायद कि वो समाजवादियों के संपर्क में थे, लोहिया जी के और जो एसएम जोशी और अत्रे जी के। जोशी गोरे इनको पत्र लिया था, लोहिया जी को पत्र लिखा था बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी के बारे में, लेकिन वो नहीं रहे तो सभी खत्म हो गए। भारत में दुनिया भर के लोग, हम लोग अम्बेडकरवादी लोग उन लोगों को देख रहे हैं जिन लोगों ने अपनी आंखों से जो है ये दीक्षा का पूरा समारोह देखा। आज इतने साल से ये कब से शुरू हुआ लगातार एक कार्यक्रम, जब 56 के बाद से लगातार चल रहा है जो आज हम देख रहे हैं स्मारक वगैरह जो बना, किस प्रकार से कैसे? लगातार काम चालू है। लोग धम्म दीक्षा ले रहे हैं, पर परिवर्तित मुझे बौद्ध धर्म नहीं है। अब पूरे भारतवर्ष में सभी जगह ये मूवमेंट चालू है। जी जी। खासकर जयपुर में। परसों हम देख रहे थे कि 25 तारीख को लोगों ने धम्मों में शिक्षा ली, धम्म ग्रहण किया, जैसे ओबीसी समाज के लोग। तो ओबीसी की कितनी जातियों में, क्या कोई पर्टिकुलर जातियाँ थी, ज़्यादा लोगों ने किया? सभी लोगों ने किया। जो पिछड़े वर्ग के लोग का, क्योंकि पहले से बोला जाता है कि बाबा साहब आपकी जात के नहीं हैं, कई लोगों ने फैलाया, संदेश दिया, कई लोग अलग अलग जो बड़े बड़े नेता हैं समाज सुधारक, उनको उनकी जातियों में ढाल रहे हैं बड़े बड़े मंचों पर। बूढ़े साहब को कोई माली बना के प्रस्तुत कर रहा है, बाबा साहब को कोई इस बना के प्रस्तुत कर रहा है, 10-12 फोटो लगा करके। तो ये जो जाति का जो उन्मूलन अभियान था, बाबा साहब ने कहा था कि जाति का निर्मूलन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पर जो है ये जातिगत जो पूरे लोग समीकरण बैठा रहे हैं उसमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जात ऐसी है, कभी जाति नहीं जी। वो तो मन में बैठी हुई है ना, उससे कानून बनाने से कुछ जात जाने वाली नहीं। जब तक मन में से परिवर्तन नहीं होगा तब तक जात जाएगी। तो जो ये धम्म का परिवर्तन का मार्ग है, आपको लगता है कि ये जाति उन्मूलन का रास्ता बनाएगा? हाँ, बौद्ध धर्म में यदि स्वीकार करेंगे लोग तो धीरे धीरे जाति खत्म हो जाएगी। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, इतने सालों से आपने काम किया, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे की जो नौजवान पीढ़ी है बाबा साहब के
कद्म की क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं और कैसे हम मुकाबला करें? अब मुकाबला तो कर ही रहे हैं लोग, कुछ मुकाबला कर रहे हैं, कुछ शामिल हो रहे हैं। ये सब परिवर्तन हो रहा है सब लोगों, क्या करेंगे परिस्थिति में। जैसे महाराष्ट्र में तो रिपब्लिकन पार्टियां कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज का पार्टी का काफ़ी वजूद रहा, दबदबा रहा शायद। क्या लगता है आपको उस प्रयोग के बारे में जो कांशीराम जी ने किया? क्या हो गया, यूपी में रिपब्लिकन पार्टी का संगठन काफी मौजूद था। जी बिल्कुल। बहुत से एमएलए थे, एमपी थे, मौर्य साहब थे। मौर्य साहब थे। उस वक्त में बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री थे हाँ जी, हाँ जी, यूपी के, हाँ जी। उन्होंने सबको पद दिया, कार दी, और जब वो उनको जो लालच पैदा हो गई तो कांग्रेस में शामिल हो गई। रिपब्लिकन पार्टी पूरी सत्यानाश हो गई। और जब कांशीराम जी यूपी में गए, बाबा साहब का हाथी और नीला ध्वज लेकर के, लोगों ने उनको साथ दिया। और यूपी में बाबा साहब कहीं मैं एक वारिस हूँ, हकदार हूँ, ये बोलकर के कांशीराम ने वहाँ सत्ता काबिज की। ये सत्य है, ये हमारी रिपब्लिकन पार्टी सत्यानाश होने से सब हो गया, नहीं तो उनको कौन मानता था। लेकिन जो उनकी पार्टी का सिद्धांत है या जो चले वो सही है, कैसा आपको लगता है उस बारे में? कांशीराम का थोड़ा अलग था, लेकिन उसके बाद में मायावती ने बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाया और लोगों में जाकर के जो प्रचार किया तो उसको लोग मानने लगे। और कांशीराम जी का अलग कैसे था? क्या आप बोल रहे कांशीराम जी का ये बोलते हैं अलग था, क्या किस संदर्भ में? कांशीराम जी तो पहले ये गवर्नमेंट सर्वेंट के जी काम में जुटे रहे थे, बामसेक बनाया, जी यहाँ के नागपुर के ही लोगों ने उनको साथ दिया। और उसके बाद में बामसेक जो संगठन बना, उनके पास में गवर्नमेंट कर्मचारियों का रेगुलर फंड जमा होने लग गया, पार्टी बढ़ गई, पॉलिटिकल पार्टी का कांशीराम जी बनाया तो बामसेक अलग हो गया। लेकिन उनको साथ मिल गया यूपी में, पंजाब में साथ मिल गया। तो अभी जो महाराष्ट्र के जो दलित बहुजन नेता हैं, लोग हैं, अगर उनके पास कोई अपनी पार्टी नहीं है या कोई अपनी मजबूत दल नहीं है तो वो किसी तरह रुख करेंगे, तो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जाना कोई अच्छी बात है? क्या करेंगे, अकेला एक आठवले का ग्रुप थोड़ा सा महाराष्ट्र में मजबूत है। अच्छा। अब वो तो बीजेपी के साथ में चले गया। प्रकाश आम्बेडकर अपना ही थोड़ा सा तबका लेकर के बैठा हुआ है, बाकी उसको कहीं फॉलोअर नहीं है। ऐसे परिस्थिति में अभी आठवले के साथ में जो बीजेपी के साथ में, उनके साथ कोई साथी देना लोगों को पसंद है। तो ये जो मतलब और जातियों में आउटरीच क्यों नहीं बढ़ पा रही है, ऐसे क्यों नहीं? क्या बताए उसके, मतलब बुद्धिस्ट भी बन गए तब भी नहीं जा रही? हाँ, बुद्धिस्ट बनने के बाद में जाति में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अच्छा। लेकिन पार्टी में कोई फर्क पड़ेगा ऐसा लगता है। तो आप ये समझते हैं कि जो सांस्कृतिक आंदोलन हमारा है, जो बुद्ध का धम्म का आंदोलन, वो राजनीतिक आंदोलन से ज़्यादा मजबूत है या वो ज़्यादा परिवर्तन लाएगा? हाँ, वही ज़्यादा परिवर्तन लाएगा। पर लोग धम्म की तरफ आए और उस रास्ते पे चलेंगे तो शायद वो ज़्यादा बड़ा परिवर्तन होगा। हाँ। तो अभी आपकी और दीक्षा भूमि से संबंधित कुछ आगे योजनाएं हैं कि कैसे इसको करा जाए? बहुत योजनाएं हैं, लेकिन हमारे पास अभी जगह नहीं है। अच्छा। जो भी काम करने के लिए पूरी जगह यूटिलाइज हो गई है। आजू बाजू की जगह अब हमारे जो चीफ मिनिस्टर है जी, उसने एक डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए बोला, आपका आगरा का
नोएडा के एक कंपनी है आर्किटेक्ट, वो बना रहे प्लान, वो यदि सक्सेसफुल हो जाए, आजू बाजू की ज़मीन मिल जाए तो कुछ काम होगा। और कुछ आपका कथा वगैरह आपने कुछ लिखा है अपने जीवन, कुछ योजनाएं हैं कि जो पूरे ये जो राजनीतिक वहाँ से यहाँ तक आज पहुँची है, इसके आप विटनेस हैं, गवाह हैं, जो आपने देखा इतने सालों से? नहीं, राइटिंग में मैं बहुत कमजोर। जो एक चीज़ का कि अभी हम बात कर रहे थे, कई लोग जो है इस आंदोलन के, एक बात पे मैं कहना चाहता हूँ, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी था लोगों का, जो खास करके कई अम्बेडकरवादी जो है वो अभी सविता अम्बेडकर, माई साहब अम्बेडकर को जो है बहुत वो जिम्मेवार ठहराता है बाबा साहब की मौत का। आप लोग क्या कहते हैं? कई बोलते हैं कि बिल्कुल गलत है। क्या है कि सविता अम्बेडकर के बारे में महाराष्ट्र में बहुत गलत फहमी फैली। लोगों को ऐसा लगता था कि बाबा साहब को स्लो पॉइजन दिया गया और धीरे धीरे सविता अम्बेडकर ने बाबा साहब को खत्म। इसलिए सविता अम्बेडकर के बारे में महाराष्ट्र में बहुत कठोर मानते हैं। लेकिन अम्बेडकरवादी ये बात तो वहीं से गई है ना, कई लोग बोलते हैं कि ऐसा, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे जे पवार साहब हैं बोलते हैं बिल्कुल गलत बात है, वो सही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, आठौरे ने एक बार लाया था डाइस के ऊपर में हमारी जी सविता को। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो इतने उनके संस्मरण हैं बहुत सारे, और इतिहास फुलझले साहब के साथ में है। आज उन्होंने बहुत दिनों के बाद ये बातें, बहुत सारी चीज़ रखी हैं हम लोगों के सामने। उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे और लोगों को पता चलेगा कि महाराष्ट्र में और देश के अन्य हिस्सों में जिन्होंने रिपब्लिकन आंदोलन को मजबूत किया वो लोग कौन कौन थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।